नमस्कार दोस्तों, लीन बल्किंग के पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि अगर आप नेचुरल मसल गेन कर रहे हैं तो क्या रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ टू मंथ और ईयर टू ईयर, और कैसे आपका मसल गेन प्रोसेस टाइम के साथ स्लो होना लाजमी है। और हमें ये भी समझ में आया था कि एक बंदा कितनी मसल गेन कर सकता है और कितनी तेज़ स्पीड पे मसल गेन कर सकता है, ये डिपेंड करेगा उसके जेनेटिक पोटेंशियल पे। मतलब अगर आप इमेजिन करें दो सिमिलर बंदे सेम स्टार्टिंग पॉइंट और दोनों सेम प्लान फॉलो करते हैं सेम टाइम के लिए, मान लीजिए 3 साल के लिए, सेम ट्रेनिंग, सेम न्यूट्रिशन, सेम रिकवरी, सेम शिद्दत, दोनों पूरी मेहनत करते हैं, पर क्या दोनों को एग्जैक्ट सेम रिजल्ट्स मिलेंगे? नहीं। यहाँ डिफरेंस आता है जेनेटिक्स का। हो सकता है एक बंदा बड़ी आसानी से मसल पुट कर पा रहा और स्ट्रॉन्गर हो पा रहा और उसको डबल रिजल्ट्स मिलें और दूसरे बंदे को आधे रिजल्ट्स मिलें। इट इज़ अ फैक्ट ऑफ नेचर। ऑल ह्यूमन बॉडीज आर बिल्ट डिफरेंटली। सबकी जेनेटिक्स अलग है। सबके बेसलाइन टेस्टोस्टेरोन लेवल भी अलग होते हैं। 300 से 900 की रेंज में लोगों के अलग अलग बेसलाइन लेवल्स होते हैं। इनफैक्ट लोगों के मसल इंसर्शंस भी डिफरेंट होते हैं। किसी की लॉन्ग बाइसेप होती है, किसी की शॉर्ट बाइसेप होती है। सबके एब्स की शेप भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट सी होती है। इनफैक्ट जो टॉप लेवल होता है स्ट्रेंथ और फिजिक स्पोर्ट्स का, आपके मिस्टर ओलंपिया हो गया या फिर पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स, उस लेवल पे जेनेटिक मस्कुलर पोटेंशियल क्या है बंदे का, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि वही डिफरेंस बनाता है बिटवीन हु इज़ एलाइट, स्ट्रॉन्ग मैन, पावर लिफ्टर, बॉडी बिल्डर एंड द रेस्ट। मतलब अगर आपके पास वो टॉप 0.001% वाली जेनेटिक्स का पत्ता नहीं है तो आप इतने टॉप लेवल पे कॉम्पीट कर ही नहीं सकते। जेनेटिक्स के बारे में बात करना दोस्तों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर लोग एकदम ही गलत और नेगेटिव कंक्लूजन निकाल के अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं कि मेरी तो जेनेटिक्स ही बेकार है, मेरी तो बॉडी टाइप ही बेकार है, तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा जिम जाके मेहनत करने का साल दर साल, तो मैं तो लाइट ही ले लेता हूँ। ये बहुत ही गलत थिंकिंग है। ये लोग डेफिनेटली अपने पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है जेनेटिक्स से आपकी मसल बिल्डिंग एबिलिटी पर। जानेंगे कि क्या हैं डिफरेंट कैटेगरीज जेनेटिक्स की और उनको कैसे हम निकाल सकते हैं FFMI के फॉर्मूले से, और क्या होगा आपका FFMI। ये भी समझ पाएंगे कि कितना FFMI पॉसिबल है नेचुरल मसल बिल्डिंग में, और किस पॉइंट के बाद हम कह सकते हैं कि ये बंदा नेचुरल नहीं है, कि ये बंदा स्टेरॉइड्स पे है अगर इसका FFMI इतना हाई है तो। एंड अल्टीमेटली आपको क्या टेक अवे लेना चाहिए इस पूरे जेनेटिक्स के इशू का अपनी फिटनेस जर्नी के लिए। जानने के लिए देखते रहिए दोस्तों गाइस एंड तक। अच्छा दोस्तों, लीन बल्किंग के पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि कितनी तेज़ी से आप मसल गेन कर सकते हैं। वहाँ ये भी समझा था कि कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके मसल फाइबर्स को अडेप्ट करती है ग्रोथ और हाइपरट्रोफी के लिए। एक बार शॉर्ट में समरी दे देता हूँ उस पूरे प्रोसेस की। देखिए, मसल फाइबर जो हमारे होते हैं वो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। तो चूंकि ये इतने लंबे होते हैं, यहाँ पर एक न्यूक्लियस से काम नहीं चलता, यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियस चाहिए होते हैं, और इन्हें कहा जाता है मायोन्यूक्लियाई, जो कि हमारे पूरे मसल फाइबर के डिफरेंट एरियाज का रिपेयर और रिकवरी मैनेज करते हैं। जब हम जिम में जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो उससे हमारे मसल फाइबर्स में आ जाते हैं माइक्रोटीयर्स, और वो जो डैमेज होता है मसल फाइबर का उसको रिपेयर करने के लिए सैटेलाइट सेल्स मसल फाइबर में आके मर्ज हो जाते हैं, और इससे हमारे मसल फाइबर में मायोन्यूक्लियाई की तादाद बढ़ जाती है। एंड दिस मेक्स आवर मसल स्ट्रॉन्गर एंड बिगर इन साइज, मसल हाइपरट्रोफी। बट जैसे जैसे मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ बढ़ती है वैसे वैसे ट्रेनिंग का स्टिमुलस जो चाहिए होता है सैटेलाइट सेल रिक्रूटमेंट करने के लिए वो बढ़ता जाता है, और इसलिए मसल गेन का प्रोसेस स्लो होता जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में आप समझ पा रहे हैं दो चीज़ें सबसे ज़्यादा डिटरमाइन कर रही हैं कि कितनी मसल आप गेन कर सकते हैं। पहला, द अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग स्टिमुलस दैट इज रिक्वायर्ड, और दूसरा, द रेट एट विच द सैटेलाइट सेल्स आर रिक्रूटेड बाय द मसल फाइबर्स। और ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं बंदे की जेनेटिक्स पर। जो लोग जेनेटिकली गिफ्टेड होते हैं उनके सैटेलाइट सेल्स का पूल नेचुरली बड़ा होता है, और वो ज़्यादा ईजिली ये सैटेलाइट सेल्स रिक्रूटमेंट ट्रिगर कर पाते हैं विथ ट्रेनिंग स्टिमुलस। वहीं जिन लोगों की जेनेटिक्स बिलो एवरेज होती हैं उनके सैटेलाइट सेल्स पुअरली रिस्पॉन्ड करते हैं ट्रेनिंग स्टिमुलस के लिए, इतने सेंसिटिव नहीं होते कि आसानी से रिक्रूट हो जाएं, और उनकी सैटेलाइट सेल्स का पूल भी उतना बड़ा नहीं होता। ये एस्टैब्लिश हो गया था 2008 की एक स्टडी में इन द जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी। रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया कि इंडिविजुअल्स विद अ हायर बेसल प्रेजेंस ऑफ सैटेलाइट सेल्स डेमोन्स्ट्रेटेड विथ ट्रेनिंग अ रिमार्केबल एबिलिटी टू एक्सपैंड द सैटेलाइट सेल पूल, इनकॉर्पोरेट न्यू न्यूक्लियाई एंड अचीव रोबस्ट ग्रोथ। अब इस पूरे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के बाद एक नेचुरल सा सवाल मन में आता है कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी जेनेटिक्स कैसी हैं।
क्या मैं जेनेटिकली गिफ्टेड हूँ मसल हाइपरट्रॉफी के लिए? देखिए, आपकी जेनेटिक्स एग्जैक्टली कैसी हैं ये एक रिपोर्ट निकल के आ जाए कि अगर आप इतना वर्क पुट इन करोगे तो आपको इतना आउटपुट मिलेगा, ये फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। फिलहाल यू हैव टू पुट इन द वर्क फर्स्ट एंड देन सी कि आपकी जेनेटिक्स कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है। इनफैक्ट ये बेसिक सा मेथड ही सारे कोच यूज़ करते हैं अपने एथलीट्स पर, ये देखने के लिए कि कौन सा एथलीट बड़ा ही एक्सेप्शनली रिस्पॉन्ड कर रहा है सेम ट्रेनिंग के लिए। इसका मतलब उसकी जेनेटिक्स एक्सेप्शनल है। बाकी 99% लोगों की जेनेटिक्स एवरेज कैटेगरी में ही फॉल करती है। जैसा कि हमने समझा था, ह्यूमन पॉपुलेशन पे कोई भी चीज़ अगर आप स्टडी करेंगे तो एक बेल कर्व फॉलो होता है। 90% लोग एवरेज कैटेगरी में होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं और कुछ ऑफकोर्स अबव एवरेज होते हैं, आउटलायर्स। बट ऑन द अदर हैंड अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन। डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो आपको एक रफ एस्टिमेट दे सकते हैं आपके लाइफ टाइम जेनेटिक पोटेंशियल का। यानी अगर आप सिंसियरली पूरी शिद्दत से ट्रेनिंग करें तो अगले 7 से 10 साल में आप कितनी मसल गेन कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स हो सकता है कोई बंदा ये 6 साल में कर ले, किसी को 8 लगें, किसी को 10 लगें। ये सब जेनेटिक्स का खेल है। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर वर्क इन दिस एरिया हैज़ बीन डन मोस्टली ऑन मेन एथलीट्स, तो जो भी मैं नंबर्स बोलने वाला हूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट मेन के लिए लागू होते हैं। फॉर विमेन व्यूअर्स आप इन नंबर्स को बस हाफ से डिवाइड कर लीजिएगा। अगर मैं कहीं 10 किलो बोल रहा हूँ तो टेक इट एज 5 किलो फॉर विमेन। स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल फॉर्मूले से। नंबर 1, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। देखिए, जितने भी टॉप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कोचेज़ हैं, उन्होंने जितने भी सैकड़ों क्लाइंट्स को ट्रेन किया है, आफ्टर ईयर्स ऑफ कोचिंग एक्सपीरियंस उन्होंने कंक्लूड किया है कि ज़्यादातर मेल एथलीट्स 10 to 20 किलो के बीच में मसल गेन कर पाते हैं इन देयर होल लाइफ टाइम। अगर किसी की जेनेटिक्स थोड़ी बिलो एवरेज है तो वो इस रेंज की थोड़ा लेफ्ट हैंड में फॉल करते हैं, जिनकी जेनेटिक्स एलाइट हैं वो इस रेंज के राइट हैंड में फॉल करते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड सिंपलेस्ट रूल की तरफ, ये होता है हाइट रूल। ये भी थोड़ा एक्सपीरियंस बेस्ड ही है, बट रिसर्चर्स एंड इवन कोचेज ने सिमिलर सा कंक्लूड किया है कि एक बंदे की हाइट जो है वो डिटरमाइन करेगी कि उसका फाइनली जेनेटिक पोटेंशियल पे एब्सोल्यूट मास कितना होगा। मतलब लंबे लोग एक ज़्यादा मास अचीव कर पाएंगे कंपेयर टू शॉर्टर पीपल। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रूल है ये कि अगर आपकी हाइट 5'9" है यानी 175 सेंटीमीटर्स, तो स्टेज रेडी कंडीशन पे अगर आप कॉम्पीट कर रहे हैं विद द मोस्ट अमाउंट ऑफ मसल मास ऑन योर बॉडी जो आप नेचुरली पुट ऑन कर सकते हैं विथ 6% बॉडी फैट, तो स्टेज रेडी कंडीशन पे आपका बॉडी वेट होगा सिंपली आपकी हाइट माइनस 100। तो 175 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो जेनेटिक पोटेंशियल पे एट योर लीनेस्ट आपका वेट 75 kgs होगा। इसी तरह अगर आपकी हाइट 6 फीट है यानी 183 सेंटीमीटर, तो अपने जेनेटिक पोटेंशियल पे अराउंड 6% बॉडी फैट स्टेज रेडी कंडीशन आपका वेट करीब 83 kgs होगा। आगे बढ़ते हैं एक और डिटेल्ड फॉर्मूले की तरफ, इसे कहते हैं FFMI मेथड। आप सभी ने BMI का नाम तो ज़रूर सुना होगा, बॉडी मास इंडेक्स, जो कि एक पैरामीटर है विच डिटरमाइंस द टोटल मास जो पर्सन की बॉडी पे है, और इसको कॉमनली एक हेल्थ पैरामीटर माना जाता है, पर ये पर्सन की हेल्थ बताता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि BMI आपकी बॉडी में लीन मास यानी कि गुड वेट और फैट मास यानी कि बैड वेट में डिस्टिंक्शन नहीं करता है। वो बस आपका टोटल वेट देखता है, आपका बॉडी कॉम्पोजिशन नहीं। तो ऐसे में अगर कोई बंदा ओबीज है और कोई बंदा बहुत अच्छा मस्कुलर बॉडी बिल्डर है, दोनों का वेट सेम है, हाइट सेम है, तो BMI सेम आएगा। मतलब BMI के अकॉर्डिंग मोहम्मद अली और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ओबीज हैं। यानी BMI इज़ अ फ्लॉड कॉन्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल हेल्थ। पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए फिर भी BMI ठीक काम करता है, क्योंकि ऑन एन एवरेज हम पॉपुलेशन का अगर BMI हाई है तो यानी ज़्यादातर लोग ओबीज होंगे। अगर बंदे की फिटनेस और इंडिविजुअल हेल्थ जज करनी है तो लीन बॉडी मास सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि कितना मसल है उसकी बॉडी पे। ये हमने पिछले वीडियो में समझा था कि मसल मास इज एन एसेट। तो इसलिए फिटनेस और हेल्थ इंडस्ट्री में एक दूसरा पैरामीटर डेवलप किया गया है जो एक्सप्रेस करता है कि बंदे की बॉडी पे लीन मसल मास कितना है। इसे कहा जाता है FFMI यानी फैट फ्री मास इंडेक्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा अपना फैट फ्री मास, यानी कि आपका टोटल बॉडी मास माइनस फैट मास, ये होगा आपका फैट फ्री मास। अब जो फैट मास है वो निकल जाएगा आपके बॉडी फैट परसेंटेज से, यानी 1 माइनस बॉडी फैट परसेंटेज अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका बॉडी वेट इंटू 1 माइनस बॉडी फैट अपॉन 100। अब अगर एक बार आपका फैट फ्री मास निकल के आ गया तो फैट फ्री मास इंडेक्स सिंपली होता है फैट फ्री मास अपॉन आपकी हाइट का स्क्वायर। हाइट मीटर में लेनी है और फैट फ्री मास केजी में लेना है। तो इस हिसाब से अगर बंदे की हाइट है 5'9" यानी कि 1.75 मीटर्स, उसका वेट है 65 किलोज और उसका बॉडी फैट परसेंटेज है 15%, तो उसका फैट फ्री मास निकल के आएगा 55.25 किलोज। और इसको अगर आप FFMI के फॉर्मूले में लगाएंगे तो FFMI निकल के आएगा यहाँ पर 18।
तो FFMI वैल्यू एक बार निकालने के बाद आप लोगों को डिफरेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं और हर कैटेगरी दर्शाती है कि बंदे का मस्कुलर डेवलपमेंट कितना एडवांस्ड है। सबसे पहली कैटेगरी यानी कि अगर आपका FFMI 18 से कम है एज मेन या फिर 15 से कम है एज वीमेन, इसका मतलब आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा लीन मसल मास नहीं है। चांसेस हैं कि आपके पास 1 साल से भी कम एक्सपीरियंस है सिंसियर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। लेट्स जस्ट कॉल इट बिलो एवरेज। अगली कैटेगरी एवरेज, यानी एज मेन अगर आपका FFMI फॉल कर रहा है 18 to 20 की रेंज में और एज वीमेन आपका FFMI फॉल कर रहा है 15 to 17 की रेंज में। अपने शुरू के 5 से 6 किलो मसल गेन करने के बाद करीब men will find their FFMI to be in this category। बेसिकली अपनी फिटनेस जर्नी, वेट ट्रेनिंग की जो बिगनर स्टेज होती है उसको क्रॉस करते ही आप इस रेंज में आ जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी गुड। ये वो कैटेगरी है वेयर यू रियली लुक लाइक यू लिफ्ट वेट्स। मतलब एज ए नेचुरल लिफ्टर इफ़ यू लुक लाइक यू लिफ्ट वेट्स तो आप काफ़ी आगे आ चुके हैं। ये हो जाती है इंटरमीडिएट टू लेट इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ वेट लिफ्टिंग। कम से कम 3 से 4 साल का सिंसियर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अंडर द बेल्ट होना चाहिए। यानी एज मेन आपका FFMI है 20 to 23 और एज वीमेन 18 to 19। यहाँ पर आपकी फिजिक बहुत ही इंप्रेसिव होगी। दिस इज़ एन एक्सीलेंट प्लेस टू अचीव इन योर फिटनेस जर्नी और ये ज़्यादातर लोगों के लिए एब्सोल्युटली अचीवेबल होगा नेचुरली। मेहनत लगेगी, साल लगेंगे, कंसिस्टेंसी लगेगी, बट इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल एंड वर्थ इट फॉर मोस्ट पीपल। बट ऑफ कोर्स दिस कैन नॉट बी बॉट, दिस हैज़ टू बी अर्नड। थ्योरेटिकली अगर बात करूँ तो यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादातर लोगों को कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे सिंसियर ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन के। अगली रेंज सुपीरियर, यानी एज मेन आपका FFMI फॉल कर रहा है 23 to 26 की रेंज में और एज विमेन 19 से 21.5 की रेंज में। अब यहाँ से जेनेटिक्स का खेल थोड़ा ज़्यादा मैटर करने लगता है क्योंकि यहाँ पे हर कोई नहीं पहुँच सकता। 24 से 25 आप तभी पहुँच सकते हैं अगर आपकी ग्रेट जेनेटिक्स है, यानी अबव एवरेज बेल्व करके राइट साइड में आप फॉल करने चाहिए। यहाँ पहुँचने में भी 8 से 10 साल लगेंगे पर तब जब ग्रेट जेनेटिक्स हो। और 25 से 26 यहाँ चुनिंदा 0.001% वाली जो जेनेटिक्स होती हैं केवल वही लोग पहुँच सकते हैं नेचुरली स्पीकिंग 10 से 15 साल लगाने के बाद। इस रेंज के अगर हम एग्जाम्पल्स देखना चाहें तो हमें जाना होगा सिल्वर एरा में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के, क्योंकि उस टाइम पे स्टेरॉइड्स इतने कॉमन नहीं थे तो बॉडी बिल्डर्स तब नेचुरल हुआ करते थे। इंडिया में मिस्टर मनोहर थे और अमेरिका में स्टीव रीव्स और रिक पार्क। ये हैं क्लासिक फिजिक्स जो कि नेचुरली बिल्ड की गई हैं। FFMI यहाँ पे एकदम टॉप पे है जो कि नेचुरली अचीवेबल है एलाइट जेनेटिक्स के साथ। मिस्टर मनोहर की हाइट सिर्फ 4'11" थी पर उनकी फिजिक उन्होंने नेचुरली एक अलग लेवल पर डेवलप की थी। इनफैक्ट इतनी इंप्रेसिव थी उनकी नेचुरल फिजिक कि उनका निकनेम पड़ गया था नेचुरल हरक्यूलिस। अगर FFMI 26 के ऊपर है तो इट्स हाईली लाइकली कि बंदा नेचुरल नहीं है। थोड़ा तो डोज या टेस्टोस्टेरोन का उसने लिया ही है इवन इफ उसकी जेनेटिक्स एलाइट है। और जैसे जैसे ये सिल्वर एरा 1930 60s खत्म हो रहा था टुवर्ड्स द एंड 26 से ऊपर के FFMI देखने कॉमन हो गए थे क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और स्टेरॉइड्स का यूज़ थोड़े अमाउंट में बहुत कॉमन हो गया था। पर थोड़ा शेडी है ये एरिया, हो सकता है कि बंदे की जेनेटिक्स एकदम ही एलाइट हो इस FFMI रेंज में। फ्रीक्स ऑफ नेचर जो होते हैं वो यहाँ पहुँच सकते हैं अगर वो नेचुरली साल दर साल मेहनत करें। अगली जो कैटेगरी है FFMI रेंज में यानी मेन में अबव 27 और विमेन में अबव 25, ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है। गोल्डन एरा फिजिक जो थी एर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, फ्रैंक ज़ेन, ये इस कैटेगरी के अर्लियर हाफ में फॉल कर रही थी और आज की जो फिजिक्स हैं ये इस कैटेगरी में 35 के FFMI को भी क्रॉस कर रही हैं। एंड ऑफ कोर्स इतने हाई FFMI पे पहुंचने के लिए आपको ड्रग्स भी चाहिए और एलाइट जेनेटिक्स भी चाहिए और एलाइट मेहनत भी चाहिए। हर चीज़ टॉप पे होनी चाहिए। ये एथलीट्स अपने स्पोर्ट के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करते हैं विच इंक्लूड्स देयर हेल्थ एंड इन मैनी केसेस देयर लाइफ। प्रो बॉडी बिल्डर्स के FFMI आज हाइयर देन एवर बिफोर है पर साथ के साथ प्रो बॉडी बिल्डर्स में अर्ली हार्ट अटैक्स के केसेस भी आज हाइयर देन बिफोर हैं। सो आई एम नॉट रियली श्योर वेयर दिस ट्रेंड इज गोइंग एंड आई डोंट नो वेयर वी शुड हैव स्टॉप्ड। करंट मिस्टर ओलंपिया जो हैं बिग रैमी, उनका FFMI है 41। यहाँ 41 है इनका FFMI। इनकी हाइट है 175 सेंटीमीटर्स और इनका वेट है 134 किलोस एट अ बॉडी फैट परसेंटेज ऑफ 5 to 6%। हमारे हाइट वाले फॉर्मूले के हिसाब से 175 सेंटीमीटर वाले हाइट के बंदे का वेट स्टेज रेडी कंडीशन में 75 किलोज होता है। तो चलिए अब जब इतना समझ गए हैं FFMI के बारे में तो अगला सवाल बनता है कि कितना लीन मसल मास हमें गेन करना होगा एक अच्छी FFMI रेंज में आने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको एक जनरल रेफरेंस फार्मूला दे देता हूँ
मसल गेन वैल्यूज़ यहाँ पे जो आपको प्लग करनी है वो डिपेंड करेगा जेनेटिक्स पे। मैं डिफरेंट जेनेटिक्स के हिसाब से एक रफ एस्टिमेट भी यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। तो एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पर हम फिर से वही बंदा लें, 5'9" हाइट, 175 सेंटीमीटर्स, 65 किलोज वेट और करंट FFMI 18 से शुरू अगर वो कर रहा है, तो देखते हैं डिफरेंट जेनेटिक्स के हिसाब से उसका फाइनल वेट कितना हो सकता है। 15% बॉडी फैट पे इस बंदे का क्या वेट होगा जब ये अपना जेनेटिक पोटेंशियल रीच कर लेगा। ये जो 5 वैल्यूज़ हैं डिफरेंट जेनेटिक्स की, ये इस फॉर्मूले में मैं लगाऊंगा, साथ के साथ लगाऊंगा 15% बॉडी फैट परसेंटेज की वैल्यू, और मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यूज़ निकल के आ जाती हैं। 6% बॉडी फैट यानी स्टेज रेडी कंडीशन पे इस बंदे का क्या वेट होगा डिफरेंट जेनेटिक लेवल पे। अगेन केवल 15% की जगह यहाँ मैंने 6% वैल्यू यूज़ की और ये वैल्यूज़ निकल के आ गई। और FFMI के टर्म्स में अगर हम बात करें तो बिलो एवरेज कैटेगरी में अगर ये फॉल करता है तब भी ये 21.4 का FFMI अचीव कर सकता है अगर ये लाइफ में पूरी मेहनत करे तो। एवरेज कैटेगरी वाले 23 का FFMI अचीव कर सकते हैं अपने जेनेटिक पोटेंशियल पे। गुड जेनेटिक्स वाले 23.6 तक पहुंच जाएंगे। और ध्यान रहे ये नंबर जो हैं स्टेज रेडी वाले बड़े थ्योरेटिकल हैं, क्योंकि स्टेज रेडी होने के लिए ये अज्यूम करते हैं कि आपका कुछ मसल लॉस नहीं हुआ होगा, पर एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिनेरियो में अगर कोई बंदा इतना लीन हो रहा है तो थोड़ा बहुत मसल लॉस लाजमी है। इनफैक्ट इन केसेस में जो हाइट वाला रूल था, सबसे सिंपल रूल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, वो बड़े अच्छे से काम करता है। यानी इस बंदे को स्टेज रेडी कंडीशन पे अपना वेट करीब 75 किलोज के आसपास ही एक्सपेक्ट करना चाहिए, प्लस माइनस 1-2 किलो। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आई होप आपको एक प्रैक्टिकल आइडिया लग गया होगा खुद के लिए, और आई होप जो सवाल रहते हों कहीं ना कहीं कि यार मेरी जेनेटिक्स कैसी हैं, व्हाट इफ़ आई हैव बैड जेनेटिक्स, मेरा मस्कुलर गेन पोटेंशियल कैसा है, मेहनत करूं भी या नहीं, वर्थ इट होगा भी या नहीं, आई होप ये सवाल मिट जाएंगे। हमने देखा कि इवन बिलो एवरेज जो जेनेटिक्स हैं उसमें भी आप करीब 20 से 21 के FFMI तक पहुंच सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी फिजी होती है। 21.4 की वैल्यू आई थी इनफैक्ट थ्योरेटिकल डिस्कशन में। पर मेरा यहाँ पे सजेशन होगा दोस्तों, जो भी हमने बातें की है ना इस वीडियो में, उनको आप एक कान से सुने, एब्जॉर्ब करें, अंडरस्टैंडिंग बनाएं और भूल जाएं। हाँ भूल जाएं, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है जेनेटिक पोटेंशियल के बारे में बात भी करने का जब तक आपने एटलीस्ट 5 साल की कड़ी मेहनत जिम में ना की हो। और इवन देन ये जेनेटिक पोटेंशियल का पूरा डिस्कशन केवल उन लोगों के लिए मैटर करता है जिन्हें कॉम्पीट करना है किसी स्ट्रेंथ या फिजिक स्पोर्ट में टॉप लेवल पे दूसरों के साथ। वहाँ मैटर करता है कि आपकी जेनेटिक्स का कार्ड कितना अच्छा है। पर हम सभी के लिए, जो ज़्यादातर 99% लोग हैं जो रिक्रिएशनल लिफ्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि हमें बस फिट दिखना, अच्छी शेप में रहना है, डिसेंट मस्कुलर बॉडी चाहिए और अपनी बेस्ट वर्जन बनानी है, अपनी बेस्ट शेप में रहना है, अपनी बेस्ट लाइफ जीनी है, ये है हमारा गोल। तो हमारा गोल किसी और के साथ कंपटीशन करना है ही नहीं। क्या तुक बनता है सवाल का कि मेरा जेनेटिक पोटेंशियल अच्छा है कि नहीं, चाहे मेरा जेनेटिक पोटेंशियल बिलो एवरेज हो या अबव एवरेज हो, तीनों ही केसेस में मुझे तो पूरी मेहनत करनी है ना। मैं थोड़ी उस हिसाब से मेहनत आधी या चौथाई करूँगा। मुझे नहीं पता मेरा मसल गेन पोटेंशियल कितना है, मान लेते हैं बिलो एवरेज है, यानी अगर मैं 5 से 7 साल कड़ी मेहनत करता हूँ जिम में, तब मैं गेन कर पाऊंगा 9 से 10 किलो मसल। लेट्स जस्ट अज्यूम यह अकेला इनफ है मुझे मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आपने देखा है 10 किलो एक्स्ट्रा मसल मास फ्रेम पे आने के बाद कैसी लगती है। फिजिक में दिन रात का अंतर आ जाता है। जो बेनिफिट्स हम सीख कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाउ गुड यू लुक नेकेड, हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ, वो सभी बेनिफिट्स पूरे अचीव हो जाते हैं इससे काफ़ी पहले ही। अब ऐसे में कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा कि केवल 10 किलो मसल मास है मेरे खाते में। जिन लोगों की एलाइट जेनेटिक्स दिए ऊपर वाले ने, वो तो 20-22 किलो मसल मास गेन कर सकते हैं, और मैं केवल 10। जाओ, मैं 10 भी नहीं करूँगा। इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स हियर। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपने ये सफ़र चुना अपने जेनेटिक पोटेंशियल की तरफ जाना, बॉडी पे ज़्यादा से ज़्यादा मसल नेचुरली इज़ द कीवर्ड, नेचुरली बिल्ड करना, तो आप अपना बेस्ट वर्जन बिल्ड कर रहे होंगे। आप स्ट्रॉन्गर, फिटर, हेल्दियर और मोर अट्रैक्टिव हो रहे होंगे, एंड नॉट जस्ट फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली। 10-12 किलो का आधा भी अगर आपने गेन कर लिया, यानी 6 किलो मसल मास नेचुरली, that alone will add massive value in your life. Again, your goal here is to build your best version, your best shape, your best life within your genetic blueprint. It is not a game of competition, it is a game of creation. चेंज योर माइंडसेट अगर आपका कॉम्पिटिटिव माइंडसेट है लाइफ के हर डायमेंशन में। तो इनफैक्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लाइफ में किसी भी डायमेंशन में कॉम्पिटिटिव माइंडसेट आपकी मदद नहीं करता है, चाहे वो हेल्थ क्रिएशन हो या वेल्थ क्रिएशन हो। हमारा जो स्कूलिंग हुआ है, जो एजुकेशन सिस्टम रहा है, वो हमारे अंदर ये कॉम्पिटिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा इनकलकेट कर लेता है, और फिर हम दुनिया को, हर चीज़ को इस नज़रिए से देखने लगते हैं। योर ओनली कॉम्पिटिशन इज़ द मैन यू सी इन द मिरर। पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया था इस बात का, लव द कार्ड्स दैट गॉड हैज़ डेल्ट यू एंड प्ले देम वेल, फॉर वॉट कुड बी मोर फिटिंग। स्टॉइक कोट है ये।
आई कैन गारंटी दिस कि अगर आप ये 10 से 12 किलो मसल मास गेन करते हैं मेहनत करके, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो विल बी एबल टू डू दैट, तो ये अकेला आपको पुश कर देगा फ्रॉम अ बिलो एवरेज FFMI टू गुड और इवन एक्सीलेंट FFMI कैटेगरी। दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, कंपेरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो देर इज इवन बेटर न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि ये जो बेल कर्व है इसमें ज़्यादातर लोग एवरेज कैटेगरी में फॉल करेंगे। हमने ये जस्टिफाई कर लिया कि इवन बिलो एवरेज कैटेगरी में, विच इज़ टिपिकली द वर्स्ट केस सिनेरियो, उसमें भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल गेन की जा सकती है, पर एवरेज कैटेगरी में ज़्यादातर लोग होंगे और उस केस में 12 से 15 किलो मसल गेन की जा सकती है 7 से 10 साल की सिंसियर ट्रेनिंग में। यानी कि एक एक्सीलेंट FFMI 23 के करीब पहुंचना ज़्यादातर लोगों के लिए डूएबल होगा। एंड हु नोज, क्या पता आप इसके ऊपर भी पहुंच पाएँ। यू विल नेवर नो कि आपकी जेनेटिक्स कैसी हैं अनलेस आप एक्सप्लोर करें मेहनत करके। सो अगेन हमेशा कंक्लूजन यही निकलेगा कि जेनेटिक्स भूल जाएं, जस्ट क्राफ्ट अ लाइफ स्टाइल फॉर योर सेल्फ जो सस्टेनेबल हो, एंजॉयबल हो, जिसमें आपकी ग्रोथ साल दर साल हो रही हो, एंड जस्ट कंटिन्यू ऑन दैट पाथ। इस जर्नी में वन थिंग इज श्योर, आप कभी अराइव नहीं करते हो, आप हमेशा नेक्स्ट लेवल रीच करने के लिए ही स्ट्राइव करते हो। ऑल्सो इस वीडियो में हमने सिल्वर एरा, गोल्डन एरा और मॉडर्न एरा की फिजिक्स पे एक नज़र डाली, जिसमें सिल्वर एरा वाली फिजिक्स नेचुरल थी, पर अगर हम इससे भी पहले जाएं, उसको कहा जाता है दोस्तों ब्रॉन्ज एरा ऑफ बॉडी बिल्डिंग। 1800 से लेकर 1930s तक यहाँ पर एक्सरसाइज की कोई ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी। स्टेरॉइड्स तो छोड़ो, प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी नहीं हुआ करते थे। तब भी इस पीरियड में इंडिया में और यूरोप में लोगों ने सिस्टमेटिक तरीके डेवलप किए थे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के, मसल गेन करने के, और ये कुछ फिजिक्स आप देख सकते हैं ब्रॉन्ज एरा से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन लोगों ने कभी जेनेटिक पोटेंशियल शब्द के बारे में सोचा तक नहीं होगा। इन लोगों को बस मेहनत करनी आती थी और केवल बेसिक्स के बलबूते पे इन लोगों ने इतनी प्यारी फिजिक्स डेवलप की। ऑफ कोर्स टाइम लगा, साल लगे, 8 साल, 10 साल, 12 साल। नथिंग ग्रेट इज अचीव्ड क्विकली, सो बेसिक्स इज ऑल यू नीड। सो जेनेटिक्स वगैरह को लेके ज़्यादा अपनी थिंकिंग कॉम्प्लिकेट ना करें। आई होप इस वीडियो से आपको सब कुछ जानने को मिल गया होगा, और जानने के बाद ये समझ में आया होगा कि कंक्लूजन इज स्टिल द सेम। अभी भी आपको अपनी लाइफस्टाइल डिज़ाइन करनी है सस्टेनेबल और एंजॉयबल तरीके से सेल्फ ग्रोथ के लिए। दैट्स इट। वीडियो अच्छा लगा तो गिव मी अ लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप कितने साल से सिंसियर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, और अगर अभी तक शुरू नहीं की है तो कब शुरू करने वाले हैं ये जर्नी। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू वर्क डायरेक्टली 1-on-1 विथ मी फॉर द बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन एंड वेट लॉस, देन चेक आउट माई ऑनलाइन कोचिंग डिटेल्स एट hyperprof.com/coaching। मैं मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से बहुत जल्द इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।